गगन गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने के लिए जाता है। अजी, ये तो बहुत ही सुंदर रूम बुक किया है आपने, और बाथरूम तो देखो कितना बड़ा और साफ है। अरे भाग्यवान, अब यही सब देखती रहोगी या घूमने भी चलोगी? पापा, मुझे तो बहुत जोरों से भूख भी लगी है। हाँ हाँ बेटी, पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद घूमने चलेंगे। फिर सभी खाना पीना करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। वाह, यहाँ कितनी हरियाली है। चलो ना भाई, आगे उस झील की तरफ चलते हैं। नहीं पिंकी, ज्यादा दूर जाने के लिए पापा ने मना किया है। ओफो, तुम मत जाओ, पर मैं तो जाऊंगी। पिंकी अकेले ही वहाँ से आगे की ओर चली जाती है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए एक आदमी पर पड़ती है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। पिंकी उस आदमी की ओर बढ़ती है और वो देखती है कि उस आदमी की आंखें एकदम लाल है और उसका चेहरा बेहद डरावना है। पिंकी उस आदमी को देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते हुए अपने भाई के पास जाती है। पिंकी, तुझे वहाँ जाने से मना किया था ना। अब देख मैं कैसे मम्मी से तेरी शिकायत लगाता हूँ। प्लीज भाई, मम्मी से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, नहीं कहूँगा, पर अब से तू हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है भाई। तभी कविता और गगन वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, वंश, पिंकी, तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? कब से तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब चलो यहाँ से कहीं और घूमने चलते हैं। यहाँ बहुत मजा आ रहा है मम्मी, कुछ देर और यहाँ रुकते हैं ना। नहीं, यहाँ दिन में कोई नहीं रुकता। पर क्यों मम्मी? मुझे अभी अभी एक आदमी ने बताया कि यहाँ दिन में काला साया घूमता है। वंश हंसते हुए बोलता है। क्या मम्मी, आप भी किसी की भी बातों में आ जाती हो? हाँ पापा, मार्केट ही चलते हैं। फिर सभी मार्केट के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते पिंकी को ऐसा आभास होता है जैसे वो काले कपड़े वाला आदमी उसका पीछा कर रहा हो। पिंकी बहुत डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। फिर सभी मार्केट घूमते हैं और शाम को होटल आ जाते हैं। अगले दिन सभी फिर से बाहर घूमने जाने की तैयारी करते हैं, पर पिंकी का कहीं जाने का मन नहीं होता। पिंकी अपने पापा से बोलती है, पापा, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है। अरे बेटी, क्या हुआ? और तुम्हें तो घूमना फिरना बहुत पसंद है। अजी, लगता है पिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए घर जाने को बोल रही है। ठीक है, फिर आज ही घर के लिए निकलते हैं। अगले दिन सभी घर पहुंच जाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। रात हो जाती है। कविता टेबल पर खाना लगाती है और सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है। सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, पर पिंकी चुपचाप बैठी बस खाने को देख रही होती है। क्या हुआ पिंकी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या मैं अपने कमरे में सोने जाऊं? हाँ, तुम जाओ, आराम करो। पिंकी अपने कमरे में सोने चली जाती है। आधी रात हो जाती है कि तभी पिंकी को खटखट की आवाज आती है, जैसे कोई खिड़की का शीशा खटखटा रहा हो। पिंकी उठकर देखती है तो खिड़की पर उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। पिंकी डरते हुए खिड़की का दरवाजा खोलती है कि तभी पिंकी को एक जोरदार धक्का लगता है। ऐसा लगता है जैसे खिड़की से कोई अंदर आ गया हो। पिंकी डरते हुए जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। पिंकी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी पिंकी के कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ पिंकी, तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई और तुम ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? कविता और गगन पिंकी को जमीन से उठाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मम्मी, वो मेरे कमरे में। हाँ बेटी, बोलो, क्या हुआ तुम्हारे कमरे में? पापा, मेरे कमरे में कोई है, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटी, लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। चलो अब आराम से सो जाओ। फिर सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर पिंकी को नींद नहीं आती। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में कोई है और उसे देख रहा है। पिंकी लाइट ऑन करके देखती है तो उसे एक डरावनी शक्ल का भूत दिखाई देता है जो उसे घूर रहा होता है। पिंकी डरते हुए बोलती है, हे भगवान, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे पिंकी, तुम ही तो मुझे अपने साथ लेकर आई हो।
अब तो मैं यहीं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे मैं किसी को अपने साथ नहीं लाई हूँ, और तुम जहाँ से भी आए हो, पर मेरे कमरे से बाहर निकलो। भूत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है। अरे अब तो ये मेरा कमरा है और देखता हूँ कौन मुझे इस कमरे से बाहर निकालेगा। कुछ देर में सुबह हो जाती है। कविता सभी को नाश्ते के लिए बुलाती है। सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी पिंकी जोर से बोलती है, मम्मी आपके पीछे वो काले कपड़ों वाला आदमी। अरे कोई भी तो नहीं है मेरे पीछे। दिन में वो भूत एक काले साए की तरह पिंकी को दिखाई देता था, बाकी किसी को भी वो भूत दिखाई नहीं देता था। मम्मी किचन में कोई है, मैंने अभी उसकी परछाई देखी। पिंकी की बातों से सभी परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? ना जाने कैसी बातें करने लगी है। अच्छी कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरी फूल जैसी बच्ची पर। अरे भाग्यवान, तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। अजी आप मानो या ना मानो, पर कोई बात तो है जो मेरी बच्ची इतनी डरी डरी रहने लगी है। पिंकी तुम अपने भाई के साथ उसके कमरे में जाओ। वंश अपनी बहन को परेशान मत करना, मुझे बाजार से कुछ सामान लेने जाना है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर पिंकी वंश के कमरे में चली जाती है और वो काला साया भी पिंकी के पीछे चला जाता है। कमरे में जाकर पिंकी देखती है कि वो काला साया वंश के सामने खड़ा हुआ है, पर वंश उसे देख नहीं पा रहा। कविता गगन से बोलती है, सुनिए जी, मैं बाजार जा रही हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। कुछ ही देर में कविता बाजार से घर आ जाती है और गगन से बोलती है, अजी पता है आज बाजार में मुझे मेरी सहेली रमा मिली। मैंने उसे पिंकी के बारे में बताया तो वो बहुत हैरान हो गई, और पता है वो किसी तांत्रिक बाबा को भी जानती है। उसने मुझसे कहा कि वो तांत्रिक बाबा बुरे से बुरे और खतरनाक से खतरनाक साए को भी हमेशा के लिए दूर कर देता है। कुछ ही देर में रमा उस तांत्रिक बाबा को लेकर आती ही होगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस औरत का? अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि भूत प्रेत और काले साए जैसी कोई चीज नहीं होती, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। तभी रमा तांत्रिक को लेकर वहां आ जाती है। तभी वंश के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी वंश के कमरे की ओर भागते हैं। कमरे के अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पिंकी हवा में लटकी हुई होती है और भारी आवाज में बोलती है, आ गए तुम सब, और ये क्या, इस बाबा को भी साथ ले आए? तुम्हें क्या लगता है ये तांत्रिक मुझे इस घर से भगा देगा? इतना आसान नहीं है मुझे यहाँ से भगा पाना, और अब तो पिंकी भी मेरे कब्जे में है। मैं भी देखता हूँ ये बाबा मुझे कैसे यहाँ से निकालता है। तभी पिंकी रमा का गला पकड़ लेती है और बोलती है, तू लाई है इस बाबा को, देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे नाश पीटे, छोड़ मुझे। अरे कमबख्त, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा गला दबा रहा है? अरे मर गई रे, कोई तो इस शैतान से बचाओ मुझे। तभी तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और अपने थैले से एक रस्सी निकालता है और बोलता है, सभी इस रस्सी से इसके शरीर को इस कुर्सी से कसकर बांध दो। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? बाबा मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। तांत्रिक पिंकी के ऊपर गंगा जल छिड़कता है और जोर जोर से मंत्र बोलता है। शरीर पर गंगा जल पड़ते ही पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ए तांत्रिक, ये मंत्र पढ़ना बंद कर, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा तो तूने सोचा भी नहीं होगा। पिंकी अपनी ताकत से रस्सी को तोड़ देती है और तांत्रिक का गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। तांत्रिक के सिर पर चोट आती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। पिंकी जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, इस बाबा को यहाँ बुलाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। अब देख, मैं तेरे सामने तेरी बेटी को यहाँ से उड़ा कर ले जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो काला साया पिंकी को उड़ाकर ले जा रहा होता है कि तभी गगन पिंकी का पैर पकड़ लेता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगता है। हनुमान चालीसा सुनते ही वो काला साया पिंकी के शरीर से निकल जाता है और राख बनकर हवा में उड़ जाता है।
गगन अपनी बेटी पिंकी को अपने गले से लगा लेता है और हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है।